पिछले वीडियो में आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन के नियम, रासायनिक संयोग के नियम में हमने 3 नियम को देख लिया था। इस वीडियो में हम 2 जो नियम और बच गए थे उनको देखेंगे। तो उसमें जो है जो चौथा आपका नियम है उसको बोलते हैं गैलुसाक का गैसीय आयतनों का नियम। तो ये गैलुसाक साहब क्या कह रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर आयतनों, गैसीय आयतनों का नियम। इसका कथन क्या है, जब रासायनिक क्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। किस अनुपात में होते हैं? सरल अनुपात में होते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा हूं कि जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है उसमें जो भी गैसें बनती हैं या संयुक्त होती हैं उन गैसों के जो आयतन हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सरल अनुपात में है। ऐसा इनका कथन था। तो इनके कथन को आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे इनके कथन को हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन वाटर जब बनता है तो यहाँ पर कैसे बनता है? हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या होती है? संयुक्त होती है। तो यहाँ पर क्या बनता है? जल वाष्प बनती है। क्या होता है? जल वाष्प बनती है या बनता है। ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन की हमने यहाँ पर अगर आप वैसे देखें तो हाइड्रोजन का यहाँ पर H2 होता है, O2 होता है। तो यहाँ क्या बनता है? इसको बैलेंस कंडीशन में देखें तो 2H2 जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हाइड्रोजन के जो आयतन है उसका जो आयतन है वो क्या है? ऑक्सीजन के आयतन का 2 गुना होगा। तब अगर रासायनिक संयोग होगा तो जलवाष्प यहाँ पर बनेगा। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि हमने ऑक्सीजन का 50 ml लिया है तो हमें हाइड्रोजन 100 ml लेना ही पड़ेगा, तभी 100 ml वाटर आपका बनेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि इनके जो ये आयतन आपने लिया है इनके बीच का जो अनुपात है, अगर इनके बीच का जो अनुपात हम देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो क्या हो जाएगा? 100:50। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 2:1। और ये 2:1 का जो अनुपात है, 2:1 का जो अनुपात है, ये क्या है? एक सरल अनुपात है। क्या है यहाँ पर? ये एक सरल अनुपात है। तो इसका कथन इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि ये आपके अभी न्यू सिलेबस में नहीं है, पर थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए इसलिए बता दिया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर कुछ इस तरह से जब न्यूमेरिकल वगैरह आप करते हैं तो जब आपकी आइडिया रहती है तो बड़े आसानी से आप पिकअप कर लेते हैं। अगला जो नियम है वो है यहाँ पर आवोगाड्रो का नियम। तो आवोगाड्रो ने क्या कहा कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये इनका कथन है। इसका कथन है, ये आवोगाड्रो साहब का कथन है कि उन्होंने कहा कि अगर तापमान और दाब अगर सभी गैसों में समान है तो उनमें जो अणुओं की संख्या होगी, यानी प्रत्येक गैस में जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी? समान होगी। तो आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा विलेज कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी इसमें। तो देखिए क्या स्टेटमेंट कह रहा है
संख्या हमने मान लिया 6। अगर वही टेम्परेचर वही प्रेशर की कंडीशन है तो यहाँ पर भी वही बात होगा, आयतन क्या होगा, आयतन समान होगा। तो यहाँ पर भी आपके उतने ही अणु होंगे और ऑक्सीजन का केस भी अगर वैसा ही है तो यहाँ पर भी वही बात होगी। तो कहने का मतलब है कि जब ये गैसें आपस में रासायनिक सहयोग करती हैं तो इनमें जो अणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है, सब में समान रहती है। अब देखिए गैस कितनी भी कम हो लेकिन जो भी आयतन उसको मिलेगा उस पूरे आयतन में वो क्या है, फैल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी, ऐसा इसका कथन है। और इसको आप यहाँ पर इस तरह से इसको आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर दिखा दिए 3 3 6 6 6 6 और दिखा दीजिए यहाँ पर 6, ठीक है ना। इस तरह से अणुओं की संख्या यहाँ पर। तो ये आपके जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिनिश्ड होता है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनके कथन पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट, तो इसका ध्यान रखें। इसके और एप्लीकेशन जब न्यूमेरिकल्स वगैरह आप करेंगे तो प्रैक्टिस तो इसमें आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं कि अब जो नए सिलेबस के हिसाब से चुनी हुई है आपके था नहीं, फिर भी इसका डिस्कशन हमने कर लिया था तो ये जरूरी समझा था, इसलिए हमने इसको डिस्कशन किया यहाँ पर। अब हम आगे यहाँ पर शुरू करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो सिंपल सी बात है कि एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। या दूसरी तरह से आप ऐसा कर लीजिए कि कोई परमाणु है तो आप जानते हैं कि इसके केंद्र में, ये जो केंद्र है इसके केंद्र में क्या होते हैं, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, और जो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो किसी तत्व में उपस्थित परमाणु या किसी पदार्थ के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के योग को, द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि कितने प्रोटॉन है, हम मान लेते हैं कार्बन का एग्जांपल ले लें, क्या ले लें, कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर कार्बन C। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन कार्बन में 6 होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं कार्बन में वो भी 6 होते हैं। अब चूंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का मास नॉर्मली द्रव्यमान अपन नहीं काउंट करते हैं क्योंकि ये बहुत कम होता है, तो हम जो उसका परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं नॉर्मली हम कैसे निकाल लेते हैं, ये प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो यानी कार्बन परमाणु में के 12 ग्राम में जितने भी परमाणु हैं उन सबका जो द्रव्यमान है वो कैसे हो जाएगा, उसके अगर एक परमाणु का द्रव्यमान हम जानना चाहें, क्या जानना चाहें, एक परमाणु का द्रव्यमान जानना चाहें तो एक परमाणु में जितने भी प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं उनको ऐड कर दें, जो आएगी संख्या वो उसका क्या कहलाएगी, परमाणु द्रव्यमान कहलाएगी, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के आगे हम यहाँ पर थोड़ा देखते